भारत एक ऐसा देश है जहां 65% आबादी युवाओं की है। दुनिया का सबसे युवा देश हमारा भारत देश माना जाता है। आज हम एक ऐसे युवा से बात करेंगे जो समाज सेवा के क्षेत्र में अपने क्रियाकलापों के माध्यम से एक बेहतर पहचान बना चुके हैं। उनके जीवन पर आज हम बात करेंगे। उनका जो जीवन वृत्त है उससे हम आपको परिचय कराएंगे। तो हमारे साथ इस समय विंध्याचल आज़ाद जी हैं। इनका परिचय एक श्रेष्ठ गीतकार का है, लेकिन वर्तमान में आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के आप क्षेत्रीय सह संयोजक हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि एक गीतकार और एक कवि होने के साथ साथ आप राजनीति में किस तरह से अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। आज़ाद जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको सादर प्रणाम और आपकी पूरी टीम को मैं प्रणाम करता हूं कि आपने हमें अवसर दिया। बहुत धन्यवाद आपको भी। विंध्याचल जी, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया है कि हम आपके जीवन वृत्त पर बात करेंगे जी। तो नाम तो हमने आपका बता दिया, लेकिन हमारा दर्शक ये जानना चाहेगा कि आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके माताजी का क्या नाम है, आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, हमारी माता का नाम श्रीमती श्रावती देवी, पिताजी का नाम सूर्यनाथ है, ग्राम शिवपुर, पोस्ट ढकवा बाजार, जनपद गोरखपुर, जो दक्षिणांचल में कुआनो नदी के किनारे बसा हुआ मेरा गांव, वहीं का मैं रहने वाला हूं। और हमारे परिवार में माता पिता हमारे हैं और 3 भाई 1 बहन। एक भाई मुझसे बड़े हैं और एक भाई मुझसे छोटे हैं। 3 लड़कियां हैं हमारी और 1 लड़का। अच्छा, तो मतलब एक भरा पूरा परिवार आपका जी है। जी जी। अच्छा विंध्याचल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ हुई थी, किस तरह से हुई थी? देखिए, प्रारंभिक शिक्षा हमारी 1-1-79 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। गांव में ही प्राथमिक विद्यालय था, आज भी है। उसी प्राथमिक विद्यालय में मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद गांव में ही जूनियर की पढ़ाई मैंने किया। फिर 91 में मैंने जूनियर हाई स्कूल करने के बाद फिर चले आए बढ़ियापार, ग्रामोदय इंटर कॉलेज बढ़ियापार में है। वहाँ से फिर मैंने इंटर तक की शिक्षा जी 95 तक वहाँ मैंने वो किया। फिर उसके बाद स्नातक श्यामेश्वर डिग्री कॉलेज सिकरीगंज से करने के बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया। यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया और फिर यूनिवर्सिटी से ही मैंने एमए किया राजनीति शास्त्र से। विंध्याचल जी, आपको जैसा कि मैं शुरुआत में ही बताया कि आपका परिचय पहले हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं करा सकते, क्योंकि आप एक अच्छे जो है गायक हैं जी, आप गीतकार हैं। तो आपके अंदर यह जो प्रतिभा है भाई, गाने की जो कला है, ये कैसे विकसित हुई, इसके बारे में जरा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, ये तो नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। तो पढ़ाई के समय में ही विद्यालयों में, चाहे प्रारंभिक शिक्षा में रहा हो, जूनियर में या उससे ऊपर, तो स्कूल में ही सप्ताह के अंत में शनिवार को खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते थे और उस समय भी मैं गाता था। और फिर धीरे धीरे हमको क्षेत्रीय प्रतियोगिता में जाने का अवसर मिला, उसमें जीता। फिर जिले के प्रतियोगिता में, फिर प्रदेश स्तर तक जो है ये गायन के क्षेत्र में मुझे जाने का अवसर मिला। अच्छा, मतलब प्रदेश स्तर तक आपने जो जी प्रदेश स्तर तक जो है मैं लोक गायन में। बिल्कुल जी। अच्छा, तो लोक गायन की जो विधा है जी, तो लोक थोड़ा सा हम, चूँकि आपके इस प्रोफेशन पर जो है, जो आपका जिससे आप जुड़े हुए हैं और जिससे आपकी पहचान है जी, तो लोक कला के बारे में ये कहा जाता है कि तमाम सारी कलाएं विलुप्त हो रही हैं जी। तो आप जैसे लोग अगर लोक कला या लोक गीतों से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से वो हमारी जो प्रतिभा संपन्नता थी, जो हमारी परंपराओं से जुड़े हुए जो लोक गीत हुआ करते थे जी,
उसको संरक्षित करने में आपने अपनी भूमिका का जो निर्वहन किया जी। उसके बारे में ज़रा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, लोक गायन के क्षेत्र में जैसा कि मैंने बताया कि जब भी, चूँकि मैं भोजपुरी से आता हूँ, बिल्कुल ये मेरा क्षेत्र भी भोजपुरी का ही है। बिल्कुल बिल्कुल और अगर हम भोजपुरी में बात करें तो और अच्छा होगा। बिल्कुल हमारे गांव गंवई में बिल्कुल भोजपुरी क्षेत्र में जैसे हर समय पर कौन कौन कार्यक्रम होखे, जैसे मैंने शादी विवाह के अवसर बा, अच्छा खास करके जाति बिरादरी के हिसाब से, जैसे यादव लोग बाटा तो में फरुआही के कार्यक्रम होखे, बिरहा के कार्यक्रम होखे, नाऊ लोग जोन रहे ओमें नौआ झांकर कहल जाओगे, कुछ खास बिरादरी में जैसे हरिजन लोग रहे तो हमें इंद्रसनी नाच होखे, गौड़ लोग बाटे कहार लोग जके कहल जाला तो हमें गौड़ऊ नाच होखे। तो ये तरह के अच्छा ओमें जोन गांव का जो हमार संस्कृति परंपरा रहल वो सब का समावेश में होत रहल और एक नया संदेश समाज के जात लोक गीत के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज धीरे धीरे ये विलुप्त हो रहा बा। खैर के प्रयास हमन के काफ़ी कके यही नाते हम पूर्वांचल भोजपुरी लोक कला महोत्सव का आयोजन जन बा, अच्छा प्रतिवर्ष सिकरी में हम आयोजित करावेली। और उसमें जो गांव गंवई के कलाकार हमें, चाहे वो फरुआही के कलाकार, बिरहा के कलाकार, आल्हा के होखे, नौआ झाकर के होखे, धोबियऊ वाले होखे, बिल्कुल हाँ, या कहरौआ होके, इंद्रसनी नाच होके, ये सब लोगन के बुला के, कठपुतली के नाच, ये सब लोगन के बुला के वो कार्यक्रम में इस समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी बाटी, मुख्यमंत्री जी के भी हम वो में मुख्य अतिथि के रूप में बोलौले रहे। और मुख्यमंत्री जी बहुत प्रभावित भइल कार्यक्रम से, जो ना कार्यक्रम का चर्चा पूरा दिल्ली तक भइल और मुख्यमंत्री जी काफ़ी के सहयोग भी कैली। तो लोक कला के क्षेत्र में विलुप्त हो रही जो विधाएं हैं उसको संरक्षित करने का आपने कार्य किया है जी। अच्छा, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से भी काम कर रहे हैं जी, और आज केंद्र में भी और प्रदेश में भी जी, दोनों सरकारें कार्य कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो आपकी पार्टी इस दिशा में कितना प्रोत्साहित कर पाई है आप जैसे लोक कलाकारों को? देखिए, जैसा कि आपने परिचय कराया कि मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का क्षेत्रीय सह संयोजक हूँ, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में जो हमारी ये लोक कलाएं हैं, संस्कृति से संबंधित लोक कला, लोक परंपरा जो हमारी विलुप्त हो रही है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, संरक्षित करने के लिए क्या किया जाए। तो इसमें काफ़ी हद तक मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और कलाकारों का प्रोत्साहन किया है। जैसे जो लोक कलाकार होते हैं वो इतने गरीब होते हैं कि उनके पास अच्छे ड्रेस नहीं होते, वही कपड़ा पहन करके वो कार्यक्रम में जाते हैं, वही कपड़ा, एक सेट कपड़ा रखते हैं तो वही अपना रिश्तेदारी में भी पहन करके जाते हैं। तो उनके वाद्य यंत्र यदि फूट जाते हैं, ढोलक उनका फूट गया, नगाड़ा फूट गया, तो उसको बनवा नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत गरीब होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने इस पर अनुरोध किया और उनको अवगत कराया इस समस्या से। तो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने अब लोक कलाकारों के लिए नए वाद्य यंत्र खरीदने के लिए एक योजना उन्होंने चलाया, जिसकी तिथि जो है 25 अक्टूबर लास्ट डेट उसकी थी। फिर उन्होंने जी, और उन्होंने कहा कि जो भी लोक कलाकार हैं वो केवल इस्टीमेट बना करके दें कि क्या क्या वो सामान, नगाड़ा खरीदना चाहते हैं, कि ढोलक खरीदना चाहते हैं, टिमकी खरीदना चाहते हैं, कि जो है वो सिंघा होता है, तुरही होती है, झाल होता है। तो ये सारे वाद्य यंत्र खरीदने के लिए उन्होंने कहा कि आप हमको केवल इस्टीमेट दीजिए और सीधे सीधे हम पैसा आपके खाते में दे रहे हैं, 60% हम देंगे, 40% अपने पास लगा के नया खरीद लीजिए। मतलब बेहतर प्रोत्साहित कर रहे हैं। और उतना ही नहीं है, आज सूचना जनसंपर्क विभाग के माध्यम से सभी लोक कलाकार जो सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाते हैं। आज भी मुझे लगता है, जैसे अब हमारा ही गांव ले लीजिए, हमारे गांव में आज भी अखबार नहीं आता है। अच्छा, अखबार, चूँकि एक कभी कभी हम बातचीत करके एक आध अखबार मंगाते थे, तो अखबार वाला बेचारा 4 किलोमीटर एक अखबार लेके कैसे आएगा। तो ऐसे गांव में जहां अखबार नहीं पहुंच पाते, बहुत ऐसे गरीब हैं जिनके घरों में टेलीविज़न नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, वहां तक हमारी योजना कैसे पहुंचे, सरकार क्या कर रही है उनके लोक कल्याण के लिए। तो ये इसकी जानकारी के लिए सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा आज सभी लोक कलाकारों को जोड़ करके और गांव-गांव तक उनको भेजा जा रहा है और काफ़ी
अच्छा पैसा सरकार उनको दे रही है, जिससे लोक कलाकारों के जीवन में बेहतर सुधार हुआ है। मतलब लोक कला को संरक्षित करने का पूरा प्रयास योगी जी की सरकार कर रही है। जी। और लोग उससे जुड़ें और आजीविका का भी साधन वो बन सके, बिल्कुल, इसके लिए लगातार प्रयास आपके सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। जी। विंध्याचल जी, चूँकि हमारा जो सवाल चल रहा था आपके जीवन वृत्त पर चल रहा था जी। लेकिन जो आपकी प्रतिभा है उस पर हमने जो है थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताने के लिए हमने थोड़ा विस्तृत कर दिया। हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपका प्रारंभिक जीवन रहा है, आपको प्रारंभिक शिक्षा से लेकर और उच्च शिक्षा तक जी ग्रहण करने में जो कठिनाइयाँ महसूस हुई जी, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? किस तरह से, कितने परिश्रम से आप जो है शिक्षा ग्रहण किए थे? देखिए, अब हम लोग चूँकि बहुत छोटे परिवार से आते हैं, गांव देहात के रहने वाले, शुरू से ही पढ़ाई में बहुत दिक्कतें हम लोग के सामने आती थी। यहाँ तक कि जब उस समय 1 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा केवल फीस देना पड़ता था, उसके लिए भी हम लोग जब घर पर कई बार कहते थे, तो चूँकि बाहरी कोई आमदनी थी नहीं, पिताजी भी कृषि के और अपने जो बिरादरी संबंधित पैसा वही काम करते थे, तो पैसा 1 रुपया 25 पैसा मांगना पड़ता था। एडमिशन का 20-25 रुपया 50 रुपया अगर खर्चा आया तो उसके लिए भी हम लोग को हफ्तों तक कहना पड़ता था। और उसके बाद पता चला किसी दिन सरसों बेचते थे हम लोग, गेहूँ बेचते थे, बिल्कुल। तब जा करके हम लोग जो है छमाही जो पैसा इकट्ठा होकर के वो फीस देना रहता था, या हाफ ईयर एग्ज़ाम का पैसा शुल्क देना रहता था, तो मुश्किल से हम लोग दे पाते थे। और उसके आगे जब ग्रेजुएशन में हम लोग शिक्षा ग्रहण करने की बात आई तो 1200-1300 रुपये उस समय लगता था पूरे साल का, तो वो भी पैसा नहीं दे पाते थे। फिर किसी न किसी से, नात रिश्तेदार से पैसा लेना पड़ता था, तो उसका फिर जब स्कॉलरशिप आती तब निकाल करके तब उनको जो है हम लोग देते थे। बिल्कुल। और काफ़ी मुसीबतों का साहब, एक बार तो मुझे हमारी साइकिल ख़राब हो गई थी, तो कहते कहते जो है कई दिन हो गया, तो फिर 10 रुपया मुझको अच्छा मिला। मैं जा रहा था साइकिल बनवाने के लिए, और तब तक एक मौलवी साहब थे, वो पैदल जा रहे थे, तो मैंने पूछा दादा क्यों जा रहे हैं, और बहुत बुजुर्ग थे। तो कहे कि हमारे बच्चे जो है हमको घर से निकाल दिए हैं, इसलिए हम जा रहे हैं, कहीं पर रिश्तेदारी में जा रहे हैं। हमने कहा अच्छा दादा ठीक है। तो उनको मैंने, साइकिल मेरी ख़राब थी, फिर भी मैंने अपनी साइकिल में बैठाया और 4 किलोमीटर उनको मैं ले गया। और ले जाने में 10 रुपये जो मुझको मिला हुआ था, हमने सोचा जब ये घर से आ रहे हैं, बहुत दीन दशा में है, तो इनके पास पैसे नहीं होंगे, तो 10 रुपये जो मुझको मिला हुआ था वही निकाल करके उनको मैंने दे दिया। हमने कहा चाचा आपको जहाँ भी जाना है चलिए, ये हमारी तरफ से आप रख लीजिए। तो फिर घर वालों ने पूछा साइकिल बनी कि नहीं, तो फिर मुझे झूठ बोलना पड़ा कि साइकिल मेरी बन गई। तो इन परिस्थितियों का सामना जो है ये करना पड़ा। मतलब ये अगला सवाल भी मेरा यही है कि शिक्षा के बाद समाज सेवा से जो आपका जुड़ाव था जी, उसमें जो आपने कार्य किया, तो मेरे सवाल से पहले आपने उत्तर दे दिया है इसका जी कि आपके अंदर वो शौक़ था जी, समाज के लोगों की, समाज में जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसके अंदर कोई दिक्कत है, कोई न्यूनता है, किसी प्रकार से परेशान है, तो उसकी सहायता करने का आपके अंदर शुरू से ही एक उत्कंठा थी। तो आपका जो राजनीति के क्षेत्र में जो लगाव या जुड़ाव हुआ जी, वो कब से हुआ, और आप क्यों जो है राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को ही आपने क्यों पकड़ा, इसके बारे में ज़रा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पहला जो आपका सवाल है कि मुझे राजनीतिक करियर क्यों चुनना पड़ा, राजनीति के क्षेत्र में क्यों आया। कभी मैं देखता था तमाम ऐसे पीड़ित लोग हैं जो बार बार यहाँ वहाँ दौड़ते थे, चक्कर लगाते थे, उनको न्याय नहीं मिलता था, तो वो किसी न किसी नेता के पास जाते थे, कोई सांसद विधायक मंत्री जो भी हुआ करते थे उनके पास जाते थे, और वो चाहे थाने की समस्या, ब्लॉक या तहसील जहाँ की भी थी, तो वो नेताओं के द्वारा उनको राहत मिलती थी, उनका भला होता था। तो मुझे ये लगा कि अगर हमें समाज सेवा करनी है तो कहीं ना कहीं जो है हमको राजनीतिक संरक्षण लेना चाहिए, या राजनीति में जाना चाहिए। मैं भी अगर किसी राजनीतिक क्षेत्र में जाऊंगा, सेवा कर सकता हूं, लोगों की का आंसू पोंछ सकता हूं, लंगड़ों की बैसाखी बन सकता हूं, इस नाते मैंने राजनीतिक क्षेत्र में आया। अच्छा, रही बात भारतीय जनता पार्टी को आपने जो है जी पसंद किया, तो मुझे अब पार्टियां तो तमाम थी,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं इसलिए आया कि एक तो हमारे भैया भी इसी में थे, और हम लोग जब पढ़ते थे 89 में तो मिठाई लाल शास्त्री जी हमारे वहाँ चुनाव लड़ते थे। हाँ, वो झोला लेकर विधायक भी हुए थे। विधायक भी हुए थे। हाँ। तो जब हम लोग पढ़ते थे उस जूनियर में, वो जाते थे साइकिल से जाते थे कंधे में झोला लटकाए हुए, तो हम लोग 1-1 रुपया उस समय उनको 89 में, चूँकि विद्यार्थी जीवन था, बिल्कुल, तो हम लोगों ने चंदा दिया था। तो इस नाते जो है मुझे तभी से उनसे जुड़ाव था, और शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी, मतलब मिठाई लाल शास्त्री से प्रभावित हुए आप? जी उनसे मैं प्रभावित हुआ, और जो कि पारिवारिक वो पहले से था, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव था, और उसकी विचारधारा से मुझे भी अच्छा लगा कि यही एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए सोचती है, न किसी जात के लिए न किसी वर्ग के लिए। तो कब आपका आगमन हुआ भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता आपने कब ग्रहण किया? देखिए, वैसे तो मैं जब हाई स्कूल में था 92-93 से ही, तो जहाँ भी हमारे बड़े भाई साहब भी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, तो जाते थे, तो उस समय जो है वो डॉक्टर साहब जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं रमापति राम त्रिपाठी जी, वो चुनाव लड़ते थे। हमारे वहाँ हरीश जी मंत्री हुआ करते थे। तो ये इन लोगों का मेरे घर आना जाना था, तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, तभी से जो है अच्छा, मतलब जुड़ गया। जी। तो विद्यार्थी तो आज आप जो है, जैसा कि हमने दर्शकों को परिचय कराया है कि आप सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जो है क्षेत्रीय सह संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो पार्टी ने अगर आपको जिम्मेदारी दिया है जी, तो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी जो सरकार है योगी जी की, वो आप बता ही चुके हैं जी। तो आज आप खजनी विधानसभा में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं जी। और चूँकि विधानसभा का जो चुनाव है वो भी आसन्न है, बिल्कुल करीब है, तो आपके प्रत्याशिता के बारे में भी जो है चर्चा चल रही है। तो इसकी जो आप जो तैयारी कर रहे हैं, ये आपके अंदर कहाँ से दिशा निर्देश मिला, कैसे आप सोच विकसित किए और आप इस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं खजनी विधानसभा का रहना, पहले तो हम लोगों का जो गांव था बांसगांव विधानसभा में आता था, अब खजनी विधानसभा में है। तो मुझे लगा कि जब हम लोग इससे जुड़े ही हैं और इतने दिनों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी बात रखनी चाहिए। बाकी हम एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम कर रहे हैं, और यदि किसी न किसी को तो पार्टी अवसर देगी, बिल्कुल, एक व्यक्ति हमेशा तो रहेगा नहीं, बिल्कुल। तो इस नाते हमने भी अपनी प्रत्याशिता की लोगों से अपनी बात रखा है कि मुझे भी अवसर मिलना चाहिए। यदि पार्टी ने मुझे अवसर दिया तो ठीक, नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, मैं संगठन का एक पदाधिकारी हूँ और एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में अपना यदि आपको काम करता रहूँगा। यदि आपको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया जी, और प्रत्याशी बनाने के साथ ही यदि आपको उस पद पर आसीन होने का मौका मिल गया जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं जी, तो आपकी जो प्राथमिकता होगी वो क्या होगी? किस तरह से आप राजनीति में आकर के समाज की सेवा करेंगे? देखिए, चूँकि मैं लोक कलाकार हूँ, लोक कलाकार लोगों की नब्ज टटोलता है, वो जो मानवीय संवेदना उसकी होती है वो लोगों के दिल को छू करके आती है। तो हम लोगों की पीड़ा जानते हैं कि उनकी पीड़ा क्या है। कलाकार मंच पे खड़ा होता है तो वो जब गाता तो गाने से पहले लोगों का चेहरा देख करके वो पढ़ लेता है कि इनको कौन सी गीत हमको सुनानी है, कैसे इनको मैं मतलब जनता चाहती क्या है, जनता चाहती क्या है, कौन सा टैबलेट देना है। तो ये हम लोग जानते हैं कि कौन सा टैबलेट देने से ये ठीक हो जाएंगे, तो बस हम लोग सीधे सीधे उसी पर अटैक करते हैं। तो ये सब मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। पार्टी का जो नारा हमारे है भारतीय जनता पार्टी का कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, बिल्कुल जीतने के बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है उसको हम ले करके और विकास तो आपने खजनी विधानसभा को ही क्यों चुना है? खजनी विधानसभा का मैं रहने वाला हूँ, यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे पला बढ़ा, शिक्षा सारा कुछ हमारा यही है। मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं जहाँ पला बढ़ा वहाँ का मैं विकास कर सकूं। जी, विकास कर सकूं। और यहाँ चूँकि मैं यहाँ रहता हूँ तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है और सारी चीज़ें, क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ तो सारी चीज़ें मैं जानता हूँ ना कि यहाँ बाढ़ किधर से आती है, कौन सा बंदा कटता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ रोज़गार चाहिए कि क्या चाहिए।
यहाँ शिक्षा की क्या व्यवस्था, खजनी स्वास्थ्य की। विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए आपने एक सामान्य कार्यकर्ता रहते हुए आपने क्या किया कि वो जनता आपको अपना प्रतिनिधित्व सौंपे? जी, तो आपने उस क्षेत्र में जरूर कुछ काम किया होगा। संघर्षों की जो आपकी खला रही है उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, पहले तो जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संगठन से मैं जुड़ा था, तो ये गांव-गांव मैं जा करके जो विकलांग हैं, बिल्कुल, विकलांगों की मैं सूची बनाता था और सभी एक एक विकलांग को खोज करके और उनको मैंने ट्राईसाइकिल देने का काम किया है। और जब मैं निकलता हूँ तो उस चौराहे पर विकलांगों से उनसे ज़रूर मिलता हूँ। हमारी गाड़ी उनके पास रुकती है, एक मोची है, आप जाएंगे दोबारा चौराहे पर, वो मोची बेचारा मेन चौराहे पर बैठता है। मैं जाता हूँ, गाड़ी रोक करके उसका कुशल क्षेम पूछता हूँ। तो ये चाहे विकलांगों को ट्राईसाइकिल दिलाना, विधवा या वृद्धा को पेंशन दिलवाना, बिल्कुल, और लगभग प्रतिवर्ष लगभग 50 से 60 ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है या पिता नहीं है, तो माँ कहाँ से पढ़ा पाएगी। बच्चा हाई स्कूल में है, इंटर में है, बीए में है, वो नहीं पढ़ सकता, कोई आय का स्रोत नहीं है। तो ऐसे लोग 50 से 60 लोगों की पढ़ाई की व्यवस्था, मैं चाहे वो कहीं पढ़ते हों, बिल्कुल, मैं उनके प्रबंधक से बात करके, उनके प्रिंसिपल से बातचीत करके उनकी फीस माफ़ करवाना, उनके कापी किताब के लिए भी व्यवस्था करवाना, ये 50 से 60 लोगों का मैं प्रतिवर्ष ये व्यवस्था करता हूँ। इसके बाद रही बात संघर्ष की, तो संघर्ष हमारे वहाँ जो गोरखपुर संत कबीर नगर, एक ऐसे मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ जो 2 कमिश्नरी को जोड़ता है, 2 विधानसभा को जोड़ता है और 2 जिले को जोड़ता है। खजनी और धनघटा विधानसभा के बीच में कुआनो नदी है। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद 1947 में मेरा देश आज़ाद हुआ और जब से चुनाव हो रहा है, कोई न कोई सांसद विधायक तो रहे होंगे, बिल्कुल, लेकिन आज तक मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सभी लोगों ने लोगों को झूठा आश्वासन दिया कि मैं जीतूंगा तो यहाँ पुल बन जाएगा, पक्का पुल बन जाएगा। पीपे का पुल तो लगा, लेकिन पक्का पुल जो है किसी ने नहीं बनवाया। तो मुझे लगा कि मुझे भी इसके लिए संघर्ष करना चाहिए, मांगना हमारा अधिकार है। बिल्कुल, तो इस से प्रेरित होकर के मैं जो है आंदोलन वहाँ सन 2016 में 20 मई 2016 को मैंने बनकटा घाट पक्का पुल के लिए आमरण अनशन शुरू किया। उसके पहले जल सत्याग्रह, जी, जल सत्याग्रह। मैंने 30 फुट गहरा पानी, उससे 22 फीट की 2 बल्लियों को जोड़ करके वहाँ के लोगों ने कैसे उस मचान को तैयार किया था, और उस पर मैं बैठ करके अनवरत 10 दिन तक रहा। और एक घटना मैं बताऊं, जब 8 दिन बीत गया था और उस दिन एक भयंकर तूफान आया, तो नदी में हवा का वेग ज़्यादा होता है, मैं मचान पर ही था, सारे लोग, इतना भयंकर तूफान आया नदी के इस पार उस पार दोनों तरफ से। अच्छा, मैं जहाँ बैठा था नदी के बीच में, तो एक तरफ गोरखपुर का बाढ़, इधर गोरखपुर लगता है, उधर संत कबीर नगर, तो दोनों जिले के लोग आते थे, चाहे अधिकारी हों या डॉक्टर हों। वो खून निकाल कर लैब टेस्ट करते थे, तब तक वहाँ के लोग भी आ जाते थे। तो ये स्थिति थी हमारी। तो मैं आंदोलन करते समय तो जिस दिन भयंकर तूफान आया, इस पार के लोग उस पार के लोग सारे लोग भाग गए, कोई नहीं। तब गांव के लोग, इधर बनकटा गांव उस पार के लोग जुटे कि नेताजी आप किसी तरह से आप यहाँ से निकल चलिए, भयंकर तूफान आ रहा है और आप इसमें डूब जाएंगे, कोई अप्रिय घटना हो सकती है। तो मैंने ठान लिया था कि अब करो या मरो वाली स्थिति मेरे सामने थी कि मुझे अब आंदोलन करना है तो करना है। निकलूंगा तो एक बार चाहे मेरी लाश निकलेगी या ये बनकटा घाट का पुल, इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा, तभी मैं इस नदी से निकलूंगा। और ये नारा लेकर के काफ़ी, मतलब मचान पर पूरा ये लहरें जो है, अच्छा, वो आ रही थी, पूरा मैं भीग गया, लेकिन उस मचान पर लेटे हुए मैं था और माता रानी की कृपा से मैं बिल्कुल सुरक्षित था। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ था और जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने उसको संज्ञान लिया और तुरंत ओएन सिंह जी हमारे वहाँ डीएम थे, उनको तत्काल उन्होंने भेज करके और सारा एस्टिमेट तैयार करके और आंदोलन पूज्य महाराज जी ने समाप्त करवाया। और उन्होंने टेलीफोन करके मुझको कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। पूरी विस्तृत बात उन्होंने बताया महाराज जी ने कि आज पहली बार ऐसी घटना हुई कि मुझे 2 बार डीएम को टेलीफोन करना पड़ा। बिल्कुल, उन्होंने समझाया बुझाया मुझको। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभाले, सत्ता में आए,
तो उन्होंने बनकटा घाट पुल के लिए 15.5 करोड़ रुपया तुरंत अवमुक्त कर दिया और आज वो पुल लगभग 70% वो पुल बन चुका है। इसके लिए मैं क्षेत्रीय जनता का और पूज्य महाराज जी आज माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। उन लोगों का मैं ऋणी मतलब हूँ। ये आपके संघर्षों की एक गाथा है जी जिसके बल पर आप खजनी विधानसभा में अपनी प्रत्याशिता को प्रदर्शित कर रहे हैं जी जी कि पब्लिक को आपने उनके लिए कुछ किया है, उनके लिए आप संघर्ष किए हैं, उनके लिए आपने कदम से कदम मिला करके आप आगे चले हैं। जी जी और अगर जनता अवसर देती है, मतदाता आपको अगर अपना प्रतिनिधित्व सौंपता है तो आप और इससे बेहतर जी कार्य जी करेंगे। जी एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आज केंद्र में भी और प्रदेश में भी आपकी सरकार है, जी तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल एकदम सामने है। जी एक मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी को आम जनता का जो कुछ भी समर्थन है वो तो है, जी आप एज ए मुख्यमंत्री योगी जी को कितना नंबर देना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने आपके पार्टी को, आपके कार्यकर्ताओं को जी और इस प्रदेश की जनता को गौरवान्वित किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो चूँकि पहले ये बीमारू प्रदेश के रूप में जाना चाहता था उत्तर प्रदेश, और आज इस प्रदेश को पूज्य महाराज जी ने इतने ऊंचाइयों पर पहुंचाया है कि आज पूरे विश्व के लोग उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं और योगी जी का नाम लेते हैं, तो निश्चित रूप से जनता के अंदर उनके प्रति विश्वास जगा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो मैं 100 का 100 पूरा पूर्णांक जी जी पूरा पूर्णांक मैं उनको देना चाहूँगा। मतलब क्या आप को पूरा भरोसा है कि योगी जी पुनः मुख्यमंत्री के रूप में पदासीन होंगे? बिल्कुल बिल्कुल पूरा भरोसा है, चूँकि उनका काम जो उन्होंने बिना जाति धर्म के भेदभाव के सब लोगों का जो विकास करने का काम किया है उत्तर प्रदेश में, जहां व्यापारियों की दुकानों पर मैंने तो देखा है वहां पर पीएसी लगती थी, तमाम गुंडा बदमाश चंदा मांगते थे कि 2 लाख पहुंचा दीजिए नहीं तो मार दूंगा, पीएसी लगती थी। लेकिन आज कोई महिला, कोई बच्ची रात में भी घर से निकल सकती है और कोई व्यापारी चाहे जितना भी रुपया हो ले करके घूम सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो ऐसा वातावरण तैयार किया पूज्य महाराज जी ने, निश्चित रूप से उनका कोई विकल्प नहीं है और पुनः 2022 में वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब योगी जी का न गुंडा राज न भ्रष्टाचार का जो नारा था या जो दावा था, जी जी वो इन 4.5 वर्षों में या कहें कि 5 वर्षों में ये पूरी तरह से फलीभूत हो रहा है। जी जी एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे योगी जी की जो सरकार है, पदस्थापित होने के बाद योगी जी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए तमाम सारे कार्य किए, लेकिन एक जिला एक उत्पाद का जो है उनका जो कार्यक्रम रहा कि भाई हर ज़िले की, वैसे तो हमारा भारत देश ऐसा है कि हर गाँव की अलग अलग चीज़ें मशहूर होती हैं, जी जी लेकिन उन्होंने वो जैसे हर ज़िले की अपनी एक पहचान है, उस ज़िले को उन्होंने पहचान दिया। जी जैसे गोरखपुर को टेराकोटा, अलीगढ़ के ताले मशहूर थे, तो उन्होंने कहा नहीं, अलीगढ़ में ताले बनेंगे, वहाँ से संपूर्ण प्रदेश में या संपूर्ण देश दुनिया में वहाँ से जाएंगे, वहाँ के लोग ताला बनाएंगे, गोरखपुर के लोग टेराकोटा का कार्य करेंगे, हैंडलूम का कार्य करेंगे, देवरिया में झूमर बनाने के लिए जो है, कुशीनगर में केले के रेशे से जो है कपड़ा बनाने के लिए, महाराजगंज में फर्नीचर उद्योग के लिए। तो ये जो योजनाएं हैं वो किस तरह से लोगों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने में सहायक हो रही हैं? चूँकि आप लगातार दौड़ रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो किस तरह से इन योजनाओं को, जो एक जिला एक उत्पाद है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को। जैसे क्या होता था कि पहले जैसे हमारा टेराकोटा, जैसे आपने बताया हमारे गोरखपुर का, तो जो खास करके कुम्हार जात के लोग होते थे, बिल्कुल। अब धीरे धीरे प्लास्टिक वाली चीज़ें, वो गिलास हो गया या जो बर्तन होते थे वो सब प्लास्टिक किया गए, तो उनकी बिक्री कम हो गई। धीरे धीरे उन लोगों ने इसको काम को करना ही बंद कर दिया। पैसा भी, अब जिस चीज़ का डिमांड नहीं है तो पैसा कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल। पैसा तो डिमांड के आधार पर ही बढ़ता है, इकोनॉमिक्स का वो नियम है।
तो जिले का प्रदेश में अपना एक नाम है। और मतलब आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में जी 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 एक जिला और एक उत्पाद, ये काफी जो कार्यक्रम प्रभावी है, जो योजना है योगी जी की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। एक चीज़ और चलते चलते आपसे जानना चाहूँगा कि जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो जो स्वच्छता का कार्यक्रम उन्होंने जो शुरू किया, तो वो एक कार्यक्रम शुरू किया था जो एक मिशन मोड में आकर के संपन्न हुआ। पूरे देश में लगभग 10 करोड़ से अधिक शौचालय जो है, 10 करोड़ के लगभग शौचालय बने। तो स्वच्छता का जो एक संदेश मिला इस देश को जी, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहूँगा। देखिए ये तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है उनका। आपने देखा होगा जो लोग कुंभ में गए थे, प्रयागराज कुंभ मेले में, बिल्कुल मैं भी गया था, मेरा भी कार्यक्रम वहाँ लगा था। तो मैंने जो साफ सफाई वहाँ के शौचालयों में देखी, उस शौचालय मतलब इतनी साफ सफाई कि शायद हमारे घर का भी शौचालय उतना साफ नहीं होगा, इतनी साफ सफाई वहाँ पर थी। और ये सोच देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी कि वो जब प्रयागराज में गए तो किसी अधिकारी का पैर नहीं धोया, किसी उद्योगपति का पैर उन्होंने नहीं धोया, किसी बड़े पदाधिकारी का पैर नहीं धोया। अगर उन्होंने पैर धोया तो ऐसे व्यक्ति का जो समाज का सबसे निचले तबका का व्यक्ति था, जिसको शायद लोग अपने बगल में बैठाना भी नहीं पसंद करते, ऐसे व्यक्ति का जा करके हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पैर धो करके और पूरे देश को नहीं पूरे दुनिया को एक संदेश देने का उन्होंने काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने, जैसा कि आप जानते हैं, लोहिया जी समाज बहुत बड़े विचारक थे। लोहिया जी कहते थे ये आज़ादी है कि जिस देश की बहु बेटियां शौच जाने के लिए अंधेरा होने का इंतजार करती हैं। प्रधानमंत्री जी ने उनके विषय में सोचा और बिना किसी जाति धर्म के, बिना किसी भेदभाव के हर घर को उन्होंने गांव में 12,000 रुपया और शहरों में 20,000 रुपया दे करके शौचालय नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये हमारा इज्जत घर का, ये हमारी बेटी बहनों के लिए इज्जत घर है। उन्होंने कहा कि बहु बेटियां दूर न जाएं, घर में शौचालय बनवाएं। पहले जब कोई बीमार पड़ता था, डॉक्टर ने कहा कि 50,000 ऑपरेशन का लगेगा, तो कोई गरीब आदमी अपना खेत बेचता था, गिरवी रखता था। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी नहीं है, गरीब आदमी के पास खेत नहीं है तो क्या करें, अपनी बीवी का जेवर गिरवी रखता था, बेचता था, तब वो ऑपरेशन करा पाता था। लेकिन उन्होंने उसकी चिंता किया, कहा कि अब कोई व्यक्ति यदि बीमार पड़ता है तो उन्होंने आयुष्मान भारत योजना चलाया ऐसे गरीबों के लिए कि 5 लाख रुपए एक साल के अंदर, बिल्कुल जो भी व्यक्ति उसमें है, एक साल के अंदर 5 लाख रुपए के हम दवा कराने के लिए पैसा दे रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चला करके, बिल्कुल ये स्वच्छता मिशन से जुड़ा हुआ विषय है, बिल्कुल उन्होंने इसको जो है अमली जामा पहनाने का काम किया है। और आज वो योजना धरातल पर पूरे 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 दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई जी है। जी। अच्छा, चलते चलते एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे जी कि चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशिता को आप के दावेदार हैं जी, और वर्तमान में महंगाई को लेकर के आपके दल की आलोचनाएं की जा रही हैं, तो उन आलोचनाओं का जवाब आप कैसे देंगे? देखिए कुछ लोग विपक्षी तो ये कहते थे कि डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, तो इसका जवाब तो आज पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में। मतलब आम जनता से आप सीधे जुड़ते हैं जी, तो जनता जरूर महंगाई पर आपसे सवाल करती होगी। जी जी, मैं तो गांव गांव हमारे माध्यम से जनता को आप महंगाई का जवाब दीजिए, जो है क्या मैं तो गाँव में जाता हूँ और लोगों को बताता हूँ। तो पहले तो डीजल पेट्रोल तो ये लोगों का जो विषय था, कुछ लोग गैस की भी बात करते थे कि भैया गैस बड़ा महंगा हो गई, तो उनको मैं जवाब कि जब मोदी जी ने कनेक्शन नहीं दिया था, बिल्कुल हम पैसा जमा करते थे और गैस के लिए मुझको लाठियां खानी पड़ती थी। बिल्कुल शाम को भोजन करने के बाद गैस एजेंसी के सामने जाकर के लोग सो जाते थे। ये दिन भी मैंने देखा है, और जो जनता आज देख रही है आपके चैनल को, उन लोगों ने भी उस समय भूला थोड़ी, बहुत दिन थोड़ी हुआ, तो वो सो जाते थे, फिर पैसा लाइन लगाते थे, अंत में गैस नहीं मिलता था, लाठियाँ भी खाते थे, ब्लैक खरीदते थे। तो ब्लैक कितने में खरीदते थे? 1200 रुपया, 1000, 1100 में खरीदते थे। और मैं कहता हूँ कि जब 1100 में आज 10 साल पहले खरीदते थे आप, बिल्कुल, और आज अगर महंगा हो गया है तो कितना महंगा हुआ है? अधिक से अधिक 1000। बिल्कुल। तो भाई देखिए, कभी कभी तो अगर हमको सुविधा लेनी है, अब जैसे ये एंड्रॉयड मोबाइल हम चला रहे हैं, तो ये काम तो हमारी छोटी मोबाइल से भी काम चल सकता है। तो सुविधा लेंगे तो थोड़ी सी परेशानी तो हमको बढ़ेगी, मतलब खर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, और सरकार इस दिशा में भी प्रयास कर रही है।
अच्छा विंध्याचल जी, या अगर आपको जनता के बीच आप जाते हैं जी तो तत्काल में तो आप जा ही रहे हैं इस समय, जी जा रहे हैं। तो अपने गीतों के माध्यम से कैसे प्रभावित कर रहे हैं उनको? कुछ लाइन आपने उनके लिए कुछ बनाया है कि वही पुरानी गीतें हैं, क्या है? कुछ सुनाइए आप हमारे दर्शकों को। देखिए, अब वो जो कि विषय रहता है, जब हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं तो अब कौन सा विषय रहता है, हम लोग विषय पर ही गाते हैं। तो हमारी जो जैसे आप तो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से जुड़े हैं, तो सरकार की विकास योजनाओं पर ही कोई गीत सुना दीजिए। जी जी जी। तो विकास योजना पर भी हम लोग गाते हैं। जैसे हम लोग गाते हैं उसमें जो शिक्षा पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी विकास हुआ सरकार, ये शिक्षा पर जो हमारी सरकार ने काम किया, तो उस पर हम लोग गाते हैं। जैसे योजना चलले सरकारी, योजना चलले सरकारी, सशक्त हुई है गौवा के नारी। शिक्षा को शेरनी के दूध सब बतावे, और चोर नहीं छीने कोई लूटे न पावे। जीवन से मिट्टी अधियारी, सशक्त हुई है गौवा के नारी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। विडंबना है समाज की, बहू सबको चाहिए लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। तो मैं इस पे कहता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, कि बेटी और बेटा में फर्क ना बतावा, आय के समान सब का शिक्षा दिलावा। कहला विंध्याचल सवारी, सशक्त हुई है गौवा के नारी। उन्होंने बेटी को बचाने का इसलिए कहा कि बेटे शिक्षित होते हैं तो एक परिवार शिक्षित होता है, और जब बेटियां हमारी शिक्षित होती हैं तो दो परिवार शिक्षित होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बेटी हमारी जब मायके में रहती है तो वहाँ भी शिक्षा की अलग जगह आती है, और जब ससुराल जाती है तो वहाँ भी बिल्कुल बिल्कुल बेहतर संस्कार देती है। जी। अब इसको लोगों को यदि पता चल रहा है कि बेटी हमारे पेट में पल रही है, तो मुझे लगता है कि शायद उसको दुनिया में आने ही नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा। एक इस पर मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर मैंने एक गीत गाया था एक सेमिनार में। जरूर सुनाइए हमारे दर्शकों को। तो सेमिनार में मैंने गाया, उसको मैंने गाया था कि रोवताड़ी धिया पल भगया सवार के, का पवलुए माई कोखिया में मार के, का पवलुए माई कोखिया में मार के। ओह रहली बेटी जमल तोह के जन्मवली, लक्ष्मी हो कही के अपनी, लक्ष्मी हो कही के अपनी, छाती से लगवली। तो हुई गईली बेटी कहे बोझा कपार के, का पवलुए माई कोखिया में मार के, का पवलुए माई कोखिया में मार के। तो इस पर मैंने जो है बहुत अच्छा। विंध्याचल जी, आपके अंदर समाज सेवा का जज्बा है, और उस जज्बे को लेकर के आप राजनीति में आए हैं और अपनी दावेदारी प्रत्याशिता के रूप में जी प्रकट कर रहे हैं। जी, हमारी शुभकामना है कि आप को प्रत्याशिता पार्टी प्रदान करे, जी आपकी प्रत्याशिता को स्वीकार करे। जी, आप अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे पास आए और हमारे दर्शकों को बेहतर जानकारी दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सामने जो दर्शक बैठे हैं उन सबको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, और आपकी पूरी टीम को प्रणाम करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं।